उम्मी जब नहाने गई तो वॉशरूम का पानी खत्म हो गया। उसने मुझे आवाज लगाई कि अहमद पानी खत्म हो गया है। जाओ मोटर चला दो, मैंने कहा। मैं मोटर कैसे चलाऊं क्योंकि बिजली भी गई हुई है। ये सुन के मेरी उम्मी परेशान होंगी। और फिर मैंने कहा कि अगर आप कहती हैं तो मैं आपको नीचे टैंकी से 2 बाल्टी पानी भर के देता हूँ। मेरी उम्मी कहने लगी कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ मत देखना क्योंकि मैंने सबन ऐसे ही लगाया हुआ है। मैं जब 2 बाल्टी पानी भर के लाया और मेरी उम्मी ने बाथरूम का दरवाजा खोला, मैं उनकी बताई हुई जगह पर वो बाल्टी रखने ही लगा था कि मेरी उम्मी ने एकदम जोर से अच्छल कर मेरी तरफ आए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरी उम्मी कहने लगी, वो देखो लाल बैठा हुआ है। मेरी उम्मी उसका बेक कर मेरे सामने आई थी। और जब मैंने अपनी उम्मी को देखा तो मेरे तो होश उड़ गया क्योंकि वो इतना खूबसूरत। दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझसे छोटा भाई है, उसकी उम्र 17 साल है। वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। और हमसे बड़ी एक बहन है जिसकी उम्र 21 साल थी, यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। मेरी बहन का नाम अरम था और मेरे भाई का नाम फरहान था। मेरे अबू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनको उस कंपनी में काम करते हुए 20 साल गुजर गए हैं। और मेरी अम्मी जिनका नाम आयशा है, उनकी उम्र 35 साल है और मेरे अबू की उम्र 50 साल की थी। हम एक अच्छी पढ़ी लिखी खानदान से थे। हमारे सब अफराद पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करते थे। मेरे अबू गांव से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मेरी उम्मी शहर से ताल्लुक रखती थी। इसलिए मेरी उम्मी ने अपने आप का बहुत ख्याल रखा हुआ था। और मेरी उम्मी तमाम खातून थी। मेरी बहन भी बिल्कुल मेरी उम्मी पर गई थी। मेरी बहन को घर में सब लोग कहते थे कि मेरी बहन का कल बिल्कुल दूर जा फेंका था। और मेरी उम्मी भी देखने में बुलाकी, हसीन और खूबसूरत थी। उनका रंग भी बिल्कुल दूध जैसा, सफेद, हाइट 5 फुट 8। और उनके बाल से भी नहीं चाहते थे। वो थोड़ी भारी वजूद के मालिक से एक बार जो मेरी उम्मी को देखा था, तो बस वो देखता ही रह जाता था। और मेरा अबू भी मेरी उम्मी की तारीफ करते करते थक था क्योंकि मेरा आबो देखने में इतना खूबसूरत नहीं था। उनकी उम्र भी ज्यादा थी। बस मेरे अबू की नौकरी की वजह से मेरी उम्मी के घर वालों ने उनका रिश्ता मेरे अबू से कर दिया था। शाम के 6 बज रहे थे और अब घर आया वो वैसे तो रात 8 बजे हैं। आफत से घर होते थे। आज मेरे अबू घर आए तो आते हैं। मेरी उम्मी को कह गए, जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छा सा खाना भी बना लो, जो कि मेरे पास मेहमान आने वाले। मेरे अबू के पास अक्सर हमारे घर आते थे खाने की दावत पे। पहले मुझे पता नहीं था कि वो हमारे घर इतना क्यों आते जाते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ पढ़ने लगा क्योंकि जब भी मेरे अबू के पास आते थे, उनकी बहुत बड़ी काली कलर की गाड़ी होती थी। गली में सब लोग उनकी गाड़ी को देखते तो हर कोई हमसे पूछना था कि तुम्हारे घर जी आज कौन आया हुआ है। जब भी मैं अबू के पास घर आते थे तो मेरी उम्मी बिल्कुल सजकर तैयार होती थी और अच्छे से मोहब्बत करती थी। मामूल के मुताबिक वैसे मेरे अबू जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने मेरी उम्मी को आते हैं बोला। पता नहीं अम्मी क्या सोचें, किया उसके जहन में चल रहा था। वो एकदम अबू से चलने लगे कि लड़की के मैं थक गई हूँ, मैं ये काम और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी नौकरी की खातिर बलि का बकरा क्यों बनूं। मैं उस वक्त अपनी कब्र में सो रहा था और मेरी उम्मी ने जरा जोर से कहा था। मेरे अबू मेरी उम्मी को कहने लगा हूँ, आहिस्ता बात करो। बच्ची सुन लें तो कहने लगी कि तुम नेदो ने उन्हें भी तो पता चले कि घर में क्या क्या होता है। बस तुम्हारी तो सिर्फ नाम की नौकरी है। कीमत तो मुझे खानी पड़ती है।
अगर कोई कीमत ना छुपाए होती, तो आज तुम उस पूसट पे ना होते, तो मैं आपको कहने लगा, अरे हाँ, 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 मुझे सब पता है, लेकिन तुमने ज़ोर से क्यों बोल रही? और देखो हमारे बच्चे सुनहरी मेरी उम्मी की लड़की नहीं। आज मेरा मॉड बिल्कुल ही नहीं है। वो मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। अब मैं दरवाजे के पीछे से और अबू की ये गुफ्तगू सुन रहा था और मैं समझता था कि मैं क्या बात कर रहे थे कि मेरे अबू मेरी अम्मी को कहने लगा और उस दफा तो उसको ज्यादा खुश करना है क्योंकि मुझे प्रमोशन देने का वादा किया है। तो मेरी अम्मी कहने लगे, तुम ऐसी प्रमोशन को क्या करोगे जिसने तुम्हारे काम की कोई कदर नहीं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में बोलेंगे, अब भी तुम नहीं करोगे। ये सुनते ही मेरे अबू को एकदम गुस्सा आने लगा। कहने लगे, तो और क्या काम कर घर है, उसको चलाना आसान है। क्या तुम्हारे बच्चों की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस बक पर के इलेक्ट्रिक बिल, तुम्हें भी तो महारानी वाली जिंदगी चाहिए ना। उस चीज के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरी बेटी की भी जरूरत पड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैंने उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी उम्मी कहने लगी, चल तुम अपने बास को बोलना कि पूरी रात वो यहाँ पे नार के बस 2 घंटे ये रुके, मैं उसका अच्छे से काम कर दूंगी क्योंकि जब भी वो पूरी रात रोता है, मैं तो कुछ दिनों तक चल भी नहीं सकती। वो मेरी ऐसी हालत कर देता है। ये सुन के मैं काफी हैरान हुआ क्योंकि मेरे सामने तो कभी भी अबू का बास हमारे घर नहीं रखा था। और फिर मुझे याद आया कि हम तो रात को अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। क्या पता वो सारी रात यहीं पर रहता हूँ और सुबह किसी भी वक्त चला जाता हूँ क्योंकि वो अक्सर यहीं पे बैठे हुए थे। तब भी हम सोने के चले जाते थे। मेरे अबू की कंपनी के मालिक हैं। उनकी पर 60 साल के लगभग थे, लेकिन वो हटे-कटे, इसलिए उनके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे अबू की उम्र 50 साल थे और उसकी 60 साल, लेकिन वो देखने में मेरे अबू से जो नजर आता था। फिर अब वो कहने लगा, अरे आज तुम्हें पता है, हमारे बच्चे हैं, कल को उनकी शादी भी कर दिया और वैसे भी अब रिटायर होने वाला हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा हाथ मारो या किसी बड़े अहदे पर कंपनी पर फाइज हो जाओ ताकि मेरी जगह को मेरे बेटे को जवाब में जाए तो मैं आराम से रिटायर्ड वाली जिंदगी गुजारूंगा। चल तो मेरे लिए न सही, अपने बेटे के लिए ही कुर्बानी दे दूं। तो मेरी उम्मी कहने लगे, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। उसको 2 घंटे यहाँ पर रहने दोगे, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं आपको कहने लगा, यार मैं उसे कैसे बना कर सकता हूँ कि मैं आपको 2 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रुक सकता। तुम्हें तो पता है घर का सारा खर्च, और जब हमने ये घर बनाया था तब भी उन्होंने कितना मोटी रकम होती थी। चलो तुम अपनी तो जैसे तैसे करो। मैं सोचता हूँ इस बारे में ये कहते हुए मेरा वहां से चला गया और मैं फिर बाहर आया। मैंने देखा अम्मी अभी तक सोफे पर बैठे हुए थे और थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? अबू आए थे और वापस चले भी कहे। तो मेरी आंख खुल गई। हाँ, अहमद वो अपने बॉस के बारे में बताए थे, तो वो घर पे आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना खाया करो जाओ। फिर कुछ बाजार से खाने को तो ले आओ। अब मुझे अब नहीं बताना तो नहीं जाते थे, लेकिन मैं ये बात अपनी उम्मी से शेयर करना चाहता था। तभी तो मेरा भी काम होने वाला था। मैंने कभी आप परेशान लग रही हैं, अब वो भी ना कितना गम है और उनके पास हर हफ्ते हमारे घर आते हैं। हमने पूछा, मैं अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, हम तो सोने चले जाते हैं। बॉस कब तक हमारे घर में रहते हैं? जैसे ही मैंने ये सवाल किया, मेरी उम्मी परेशान होने लिखी कहने लगी, क्यों तुम्हें क्या हुआ है? आज वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि वो कब तक यहाँ पर रहते हैं? वो और तुम्हारे अबू टीवी लाउंज में बैठे रहते हैं
और आपस की कुछ बातें करते रहते हैं, मैं सोने चले जाते हो। फिर मुझे पता नहीं चलता कि वो रात को कितने बजे तक हमारे घर पर होगा। फिर मैंने कहा, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ये जो अबू के पास है, वो मुझे कुछ ठीक इंसान नहीं लगते। वहां से घर क्यों आता है? आप उनको रोकती क्यों नहीं? हम तो उनके घर नहीं येंगे कि घर जाते मेरी उम्मी कहने लगी, अहमद अपना दिमाग काम चलाओ, पढ़ाई पर तोजा दो जाओ। ये मैंने तुम्हें कुछ सामान लिख दिया है, ये खरीद लो। ये बोलते हुए मेरी उम्मी ने मेरे हाथ में पर्ची पकड़ा गया और खुद किचन में चली गई। मेरी उम्मी को ये नहीं पता था कि मैंने अबू और उम्मी की सारी बातें सुन रही थी, कि मैं किसी दिन जब मेरे अबू के पास हमारे घर पे होंगे, रात को ठग और उम्मी के कमरे में जाके देखोगा आखिर हो क्या रहा। या फिर मैंने सोचा कि किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं, आज भी तो मुझे मौका मिलने वाला था। फिर मैंने यही सोचा कि आज रात के 3 बजे तक लोग सो चुके होंगे, अबू के कमरे में जाके देखोगा। और मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे अबू के बहुत मेरी उम्मी के साथ होते हैं, तुम लोगों पे होता है। फिर मुझे लगा शायद वह टीवी लाउंज में बैठे हो, कि और अगर मैं उठा और वो टीवी लाउंज में बैठे हुए तो तुम्हें कैसे देखूंगा। यही सोचते सोचते मैं बाजार पहुंच गया। अम्मी का बताया हुआ तमाम सामान खरीदा था, और फिर मैंने सोचा कि आज रात 8 बजे लाजमी अगर हुई तो पानी पीकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आप बोलो चमी नहीं हुए तो फिर मैं उस कमरे में देखने की कोशिश करूंगा। जब मैं घर पहुंचा, मैंने घर की बेल बजाई तो उसने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ। मेरी उम्मी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ गई? हैवा मुझे कहने लगी कि अमीर होने की है। अब तकरीबा रात भी हो गए थे और अमूर रात के उस अमल में न आती नहीं थे जिस दिन मेरे अबू के पास ने आना होता था। अब मुझे तो सारा खेल समझा चुका था कि मेरे घर में क्या हो रहा था, कि मैंने मैंने किचन में सामान रखा और टीवी लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गया। पता नहीं हमारी कब आएगा। फिर वो किचन में चली गई, खाने की तैयारी करने लगे। इतने में रात के 11 बजे दरवाजे पर हुए। मेरी उम्मी ने मुझे आवाज दी कि मलगरी जाओ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे अबू होंगे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने था और उनके पास खड़े हुए। ये थे मेरे अबू के पास ने मुझे देखते ही कहने लगे, कैसे हो अहमद बेटा, और सुनाओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये वो हर दफा पूछते थे, लेकिन आज उनके पूछने पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि मेरी उम्मी इतना खूबसूरत और ये शख्स देखने में भी ऐसा, बस उसके पैसे का कमाल था कि मेरी उम्मी खामोश थे। कि मेरे अबू और उसके पास घर में दाखिल हुए तो मैंने उन्हें सलाम किया, तो मेरे अबू के पास मेरी उम्मी को कहने लगे, भाई जी आपके हाथ का खाना दो। मैं सारा हफ्ता में सकड़ता रहता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि कब एक हफ्ता गुजरेगा और आपके हाथ पर खाने नसीब होंगे। ये बात को थोड़ा मुस्कराकर बोले थे। वो समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सामने अमूमा वो ऐसे ही बात करते थे तो मुझे ये गफ्तगू नोम लगती थी, लेकिन अब मुझे उस गफ्तगू का पूरा पूरा हो चुका था। फिर मैंने किचन से अरूज को आवाज लगाई, और बेटा खाना बन गया है, मेरे साथ टेबल पर लगा दो, और आमीन बल्कि खाना है। ये लगा। अबू उनके पास बैठे कुछ आपस में सरगोशी में बात कर रहे थे। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनने की काफी कोशिश की, मगर मुझे दोनों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। हम सब खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और मेरे अबू के पास बार बार मेरी उम्मी को देखकर आंखों से कुछ इशारा भी कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि जैसे ही मैं देखता तो वो एकदम इधर उधर देखने लगते। सामने बैठे हुए थे,
उन्होंने अबू के पास उससे मुखातब हुए कहने लगे, अरे बेटा, अरोज तो बड़ी हो गई। हवावर वो कहने लगी, हाँ मैं तो पहले से ही बड़ी हूँ, बस आपको आज पता चल रहा है कि मेरे अबू के पास मेरे अबू से कहने लगे। अरे भाई, अगर उसकी नौकरी लगवानी है। मेरे 14 साला हसेन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बची समझ रहा था, वो तो पूरी आग निकली। मेरी बेवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरे सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सिलाया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए। लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया था कि मेरी साली नदा होगी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद उसे रात के उस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नियम बरहना नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है क्या? मैं रात के आपके साथ उस कमरे में गुजार सकते हैं। मेरी नजर में तो नदा 14 साल की बची थी, लेकिन पहली बार उसे यूं न देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद में नेम बरहना नाइटी में उसके जिस्म का हुस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। वाह, मेरी बेवी की छोटी बहन थी, यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नजर चराई और उसे सोने के लिए उस पर तकिए रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेट गया, मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त नदा 14 साल की थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं नदा को अभी तक बच्चे हैं समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और नदा सूफी पर बेचैन लेटी थी। रात के उस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था। उसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने नदा को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? कहने लगे, अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे आओ पाँव सोफे पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही थी। नदा के बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है ना, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही बैठे तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन नदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगे कि उर्शद भाई, आप क्या सारी रात वहीं पर ही बैठे रहेंगे? मेरे साथ ही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए नदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से नदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला था, मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिससे कम उम्र की बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो पूरी शराब ही में हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर नदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा क्या कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और न चाहते हुए मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सुबह ने मेरी खदमत में कोई किसर न छोड़ी हूँ। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। उन दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैं अपने घर वालों को सबर के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किस सूरत में शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में उतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था।
इन दोनों अपने मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते हैं और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों चाय में से एक दूसरे नाथ वक्त गुजारते मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में शादी के लिए राजी न हुए और मैं सबके साथ भागकर शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और न ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सुबह के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सुबह के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन अब आपके घर वालों ने हमसे मिलना जलना खत्म कर दिया था। काफी अरसा तक मया साहब आ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुई तो सब अपने अपने घर वालों से मिलना जोना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात में उन्होंने मुझे नहीं नहीं अपनाया था, इसलिए मैं सुबह के घर न जाने के बराबर जाता था। मैं एक या दो सौ दफा इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन को कभी सही से देखा भी नहीं था और न ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो 14 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नामत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे कर घर मदीने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरा मुझे सबा की माँ को भूल जाना पड़ा। और जब हम सब उसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि सुबह को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के साए में सुबह को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, उसीलिए उसका केयर कैस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद की शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सुबह के वालदा ने उसकी छोटी बहन को मेरे पास घर में छोड़ दिया, क्योंकि वहां से खेला नहीं छोड़ सकते थे। बहुत अरसा बाद सबा की बहन खुदा को पहली दफा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सुबह की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सबको भूल गया था। सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किया है और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सुबह घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीकट के साफ साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया था कि नींद आई है। शायद उसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बंदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लो। मैंने उसे कहा कि अच्छा किया जो तुम चले जाएं। ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हूँ। लेकिन मैं डाकुओं नेम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर जी रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उससे नजरें चराकर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में है वो बेचैनी से करोटे बदलने मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था। और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हवावा कहने लगी कि ये तोहफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है और मैं उस पर आराम से नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। और जैसे ही बेड के तरफ आए तो मैं उठने लगा। नहीं, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अच्छे भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या क्या जरूरत है। ये आपका अपना घर है। मैं एक तरफ ले जाती हूँ और दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मेरे खुदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सुबह के पीछे मैंने उस किताब में काफी भाग दौड़ गई थी, उसीलिए मैं बेड पर होने से ऊपर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा के मौजूदगी में।
सो वो गाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जिससे मैं उस वक्त गुजर रहा था। खून चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हूँ। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं था, मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी अंगुलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही है। मैं एक मर्द और बहुत कोशिश के बावजूद में खुद को बंदा से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदलकर उसके करीब हो गया। नदा तो जैसे जैसे ही इस बात के इंतजार में थी, जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो पूरा ही अपने जज्बात पर मुझ पर लगाने लगी और मैंने वीडियोस के जज्बे को खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो बंदा ने अपना फोन में मेरे साथ हमारे की तस्वीरें खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैदा के साथ गुजार कर रात ऐसे मसरूफ था जैसे कोई कला फतह कर लिया, लेकिन मुझे है क्या खबर थी कि यहाँ मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। फिर मैं स्कूल जाने के लिए निकल गया। सारा रास्ता खुशी से सरशार जब अस्पताल कोटा तो मेरी बेवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सुबह के जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ हो सकता। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सुबह के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर हुई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सुबह को अस्पताल में रखना होगा। कि जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि अस्पताल में रही मुझे नींद आ के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। रात को रात का अस्पताल में रहा और रात के वक्त में सबा की उम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया। कनाडा घर पर अकेली हो गया। मुझे वापस जाना चाहे क्योंकि साल में सबके साथ औरत को हेज रोकने की इजाजत दी, इसलिए सबा की उम्मी का रहना क्या बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो बंदा बहुत ही खुश थी ना कि वो मुझे से पूछने लगी कि सबा पेको की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने ने उन्हें औदा से कि उसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आप ही की अलमारी है। उसने कहा चाबी दी, फिर मुझे मैंने उसे चाबी दे दे। वो सुबह की अलमारी खोल करे कि किस चीज देखने लगी। सबा जो रात कपड़े मेरे लिए रात को पहनते हैं वो काल काल करो मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगे कि उसमें आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये सब बहुत जचती है। ये सुनते ही नींद फोन उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आए तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वह सबा की नाइटी पहनकर उससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक क्यों मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा चल रही है या आप ही पर ज्यादा बच गई थी। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में फिरा और उसे बहुत मोहब्बत से उसे कहा, ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है सबा, तो ये पहनकर अच्छी नहीं लगती, इतनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ाकर साइड पर रख दिया और खुद भी उस पर अपनी मोहब्बत लिटाने लगा। उसे आसमानों में देखा तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हसन की दीवानी भी हो सकती है। लेकिन दा तो हसन की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा हिब्बत बहुत हसीन था। मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लिटाने के बाद जब मैं सब अस्पताल पहुंचकर खत्म